This is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 2021 with an overall score of 639 marks. This was my second attempt. First attempt मेरा 2020 में था जब मैं 510 मार्क्स लेके आया था. So let's start with the video. तो जब मैंने फर्स्ट टाइम नीट के लिए ड्रॉप लिया था तो मैं ड्रॉप लेने से पहले बहुत बार एनालाइज करा था कि एक्चुअली मैंने गलती कहाँ की. हर बार एकेडमिक प्रॉब्लम से वो ज़रूरी नहीं होता. मे भी कभी कभी आप पढ़ाई बहुत अच्छे से की हो लेकिन XYZ प्रॉब्लम आ जाती है जिसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ. मुझे पर्सनली लग रहा था कहीं मेरे एटीट्यूड या मेरे नेचर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ को करने का हमारा जो इंटेंशन, हमारा जो एटीट्यूड होता है बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अगर वही बहुत खराब है तो आप लाख बहुत मेहनत कर लो, आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. टुडे इन दिस वीडियो एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक वो सारी गलतियां बताऊंगा जो एक नीट एस्पिरेंट शायद कर रहा है, उसको इसलिए सक्सेस नहीं मिल रही. मैं भी एक टाइम पे सारी चीज़ें करता था और उसका भुगतान तो मुझे भुगतना ही पड़ा. एंड देन इन माई ड्रॉप इट जब मैं सारी क्वालिटीज़ को धीरे धीरे इंप्रूव करता चला गया, देन आई केम टू नो दैट व्हाट इज एक्चुअली द क्लाइंबिंग द स्टेयर्स ऑफ द सक्सेस एक्चुअली लुक लाइक. फर्स्ट क्वालिटी और द फर्स्ट मिस्टेक दैट एवरी नीट एस्पिरेंट डज इज गेटिंग इगोइस्टिक. ये टीनेज एज की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ जाती है कि हम कभी भी अपने से लो वाले से कभी पूछना नहीं पसंद करते. लेकिन मैंने ड्रॉप ईयर में पर्सनली ये फील किया कि मुझे इस समय सीखना है, मुझे नीट देना है, मुझे चाहे कोई भी इंसान सिखाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. मेरे बैच में जो मुझसे बहुत कम मार्क्स आते थे लेकिन उनके साथ भी मैं बैठता था, वो लोग मुझे कभी कभी ऐसी चीज़ सिखा देते थे जो मैं कभी सोच के नहीं रखता था. कोई मुझे पर्टिकुलर एग्जाम्पल या लर्न न्यूरोमॉर्फोलॉजी का एनिमल किंगडम का, तो ऐसे बाजू में बैठता था तो लोग कहते थे रुक मैं तेरे को निमोनिक्स बताऊँ, तुझे पूरे सारे फाइलम्स के सारे एग्जाम्पल ऑन हो जाएंगे. एंड बाय दिस आई लर्न सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. सेकेंडली टीचर कभी कभी कुछ होते हैं, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो आपके साथ थोड़ा इल ट्रीट बिहेव करते हैं, आपको डिस्क्रिमिनेटिव फील कराते हैं, आपसे अच्छे से रिप्लाई नहीं करते वो. और ये सब की ईगो के चक्कर में स्टूडेंट एज अ टीचर को रिप्लाई देना बंद कर देता है, वो अपने डाउट्स पूछना बंद कर देता है, वो हेजिटेट होता है कि मैं ना करूँ. लेकिन इस समय आपका सबसे बड़ा मेन गोल है आपको नॉलेज इकट्ठा करनी है. कोई इंसान आपको जितना भी इग्नोर करो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. मेरे केस में मेरे फिजिक्स के सर थे, आई होप यू आर नॉट वॉचिंग दिस वीडियो, कि वो थोड़े ऐसे थे कि वो ज़्यादा रिप्लाई करना पसंद मुझे नहीं करते थे क्योंकि मेरी फिजिक्स उतनी स्ट्रांग नहीं थी. मैं बहुत ही ज़्यादा सिली डाउट पूछा था लेकिन मैं फिर भी उनके पीछे पड़ा रहता था क्योंकि वो मुझे मना नहीं कर सकते थे. तो इस समय ईगो को साइड रख के अभी आपको चीज़ें सीखनी है तो जितना सीख सकते हो उतना सीखो, चाहे वो आपसे आपका जूनियर हो, चाहे आपका कोई ऐसा टीचर हो जो शायद आप उसको ना पसंद करते हो, लेकिन आपको इस समय नॉलेज इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. सेकंड इज द फ्रेंडशिप. आप अभी जहाँ भी नीट की तैयारी करो, अगर आप ड्रॉपर हो या ड्रॉपर नहीं, आपके कहीं ना कहीं फ्रेंड्स होंगे. अगर आप स्कूल जाते हो तो वहाँ भी फ्रेंड्स होंगे. फ्रेंड के साथ हेल्दी कॉम्पिटिशन करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अगेन वो कॉम्पिटिशन ऐसा बन जाता है कि आप 24 घंटा उस सामने वाले इंसान के बारे में नेगेटिव सोचने लगते हो कि बस उसके मार्क्स ना आए, बस उसका सिलेक्शन ना हो, उसके टेस्ट में मेरे से इतने कम आ जाए. नहीं, आपका मेन गोल कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाले के कम आए. आपका मेन गोल हमेशा ये होना चाहिए काश मेरे उससे ज़्यादा आ जाए. आप अपनी दोस्ती मेंटेन रखो, एक हेल्दी कंपटीशन रखो, और उसी फ्रेंडशिप के साथ आप कितनी सारी दोनों कलेक्टिवली अगर साथ में पढ़ाई करो तो बहुत कुछ सीख सकते हो. लेकिन एक बार अगर आपने अपने माइंड में एक नेगेटिव पोल्यूशन एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया अपने किसी भी फ्रेंड को लेकर, अपने किसी भी क्लासमेट को लेकर, तो लिटरली बता रहा हूँ आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे. तो प्लीज़ अपने इंटेंशन हमेशा सही रखो, अपने फ्रेंडशिप को भी मेंटेन रखो, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन रखो कि अगर ओके इस बार मेरे मार्क्स नहीं है तो अगली बार आ जाएंगे, अगली बार मेहनत करूंगा, लेकिन कोई भी नेगेटिव थॉट एक्यूमुलेट मत करो. थर्ड, स्कूल मार्क्स. ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता था कि मेरे स्कूल में मार्क्स नहीं अच्छे आते थे तो मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता था. और वहीं पे मेरे स्कूल के जो कुछ बच्चे हैं जिनके स्कूल टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे लेकिन नीट के मॉक टेस्ट में उनके बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, वो लोग अलग ही प्राउडनेस के साथ घूमते थे. तो स्कूल के मार्क्स चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, उसका आपके नीट वाले जर्नी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए. आपको ही पता है स्कूल में बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज लाने वाले बच्चे इतने रट्टू तोता कभी कभी हो जाते कि उनका नीट में जो बेसिक चीज़ें होती है वो लोग एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते. एक नहीं 1 करोड़ एग्जाम्पल है जो स्कूल में शायद 12th में अभी भी 98% लाए होंगे लेकिन नीट में वो लोग अभी भी दूसरे तीसरे ड्रॉप में बैठे हुए हैं. तो स्कूल के मार्क्स कम आ रहे हैं उससे भी अंडर कॉन्फिडेंट मत हो. आपके में भी स्कूल में मार्क्स इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि आपको रिटन आंसर्स और लॉन्ग फॉर्म वो लिखने की आदत नहीं है, आप MCQ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हो, या मे भी आपकी नॉलेज कम हो सकती है. मैं नहीं कह रहा कि आपको बस सब्जेक्टिव लिखना नहीं आता इसलिए आपके कम आ रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपकी सब्जेक्टिव लिखने की आदत अब चली गई है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते करते, इसलिए आपके कम मार्क्स आ रहे हैं. तो उससे अंडर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है. और स्कूल में बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं और नीट में मार्क्स नहीं आ रहे तो उससे भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो कि आपके पास बहुत नॉलेज है. अगर आप MCQ सॉल्व नहीं कर पा रहे तो अंत में आपकी नॉलेज किसी काम की नहीं है. फोर्थ पॉइंट, सेल्फ नोट्स. मैं आज भी देखता हूँ, मैंने अपने टेलीग्राम पे अपने नोट्स अपलोड किए, अपने शॉर्ट नोट्स अपलोड किए जहाँ मैंने 40 पेजेस के P ब्लॉक को सिर्फ 5 पेज में कंसाइज करके इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ NCERT करके डाला था. वो मैंने क्यों डाला था? द मेन एम वॉज वो नोट्स को देख के उस नोट से इंस्पायर होकर उस नोट से आइडिया लेके शायद आप लोग को पता चल सके शॉर्ट नोट्स एक्चुअली कैसे बनाए जाते हैं और आप अपने शॉर्ट नोट्स बना के बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सके. लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट जाते हैं मेरे नोट्स डाउनलोड करते हैं और पढ़ लेते हैं. इट्स ओके, अगर आपके पास टाइम की कमी है
शॉर्ट नोट्स आपने नहीं बना और आप कंफर्टेबल हो चुके हो मेरे नोट्स के साथ, इट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन लोग अब मुझे ये भी कह रहे भैया आप अपने लॉन्ग नोट्स दे दो, सारे अपलोड कर दो। एनसीईआरटी मैंने इसलिए जस्ट अपलोड किया कि आप लोग को पता चल सके कि कैसे आपको हाईलाइट करनी चाहिए, लेकिन लोग अब वही पॉइंट सिर्फ हाईलाइट करें जो मैंने अपने लिए पर्सनली हाईलाइट किया था। दिस इज वेयर ऑल ऑफ द नीट एस्पिरेंट ट्रैप। मुझे इवन ऐसे भी मैसेजेस आते हैं कि आप प्लीज़ अपनी फिजिक्स के एनसीईआरटी अपलोड कर दो, ताकि हमें फिजिक्स में बस वही लाइन पढ़ें जो आपने हाईलाइट की थी, उनको एनसीईआरटी भी फिजिक्स की एक बार नहीं पढ़नी। ये सबसे बड़ा गलत चीज़, अगर आप ये करो तो अभी करना बंद कर दो। नोट्स हमेशा खुद के बनाओ, एनसीईआरटी खुद हाईलाइट करो, खुद तुम्हें पर्सनली जो वीक लग रहा है उसको अलग कलर से हाईलाइट करो, उसको स्टिकी नोट बनाओ, उसका एक्सप्लेनेशन अपने एनसीईआरटी में लिखो। किसी और के नोट्स और किसी और की एनसीईआरटी अपने बुक में छापना इज कंप्लीटली रॉन्ग, आपको उसका कोई असर नहीं दिखने वाला। इफ यू आर डूइंग दिस, स्टॉप नाउ। फिफ्थ थिंग, कुछ लोग का ये मिथ होता है कि हमने अब कोचिंग ज्वाइन कर ली है, इतनी अच्छी कोचिंग कर ली, इतनी अच्छी डमी कर ली, तो अब तो हमारा सिलेक्शन होना पक्का है। लेट मी रिमाइंड यू, कोचिंग से कुछ नहीं होता। मैंने अपने ड्रॉप ईयर में बताया कि मैंने आकाश बस इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मैंने जब मैं 2 साल कोचिंग नहीं कर रहा था तो मैंने इतने रॉन्ग स्टडी मटेरियल पढ़े थे, इतना आउट ऑफ द जाके एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ा था और इतने गलत टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि मैंने अपना ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया था गलत सोर्स पे। तो मैंने आकाश बस इसलिए ज्वाइन किया ताकि मुझे एक सही टीचर, एक सही स्टडी मटेरियल, एक सही टाइप की टेस्ट सीरीज मिल सके और वो सारे टीचर्स को मैं ऑफलाइन जाके डाउट पूछ सकूं बस। बाकी मैं प्रिपरेशन, कभी कभी जो टीचर्स मुझे आकाश के पसंद आते थे उनका लेक्चर अटेंड करने जाता था, जो टीचर मुझे पसंद नहीं आते थे मैं घर पे बैठ के यूट्यूब पे जो मैंने टीचर्स अपने फाइंड आउट कर लिए थे कि ये टीचर मुझे पसंद है, मैं घर पे बैठ के उनके लेक्चर देखता था। और कोई भी टीचर बोले या मेरे पेरेंट्स को कंप्लेन करे, मेरे पेरेंट्स को भी पता था कि मैं एक्चुअली में पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर मैं कोचिंग नहीं जा रहा, मुझे XYZ टीचर पसंद नहीं आ रहा, तो आपको कोचिंग ज्वाइन कर लिया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मिथ सबसे पहले हटा देना, और ये भी मिथ हटा देना आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं की तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैं ड्रॉप लिया था आकाश के नाम पे, लेकिन मुझे पता है कि मैंने ऑलमोस्ट टीचिंग वाला जो पार्ट था मेरा, हर एक चैप्टर मैंने सीखा कहाँ से, वो मैंने शायद यूट्यूब पे से ही सीखा, और मैंने इसलिए वीडियोस भी बनाए कि कौन से बेस्ट यूट्यूब चैनल है अगर आप एक कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हो। सो आई होप ये मिथ से तो आप सबसे ज़्यादा निकल जाओ, और सब कुछ 90% आप पे डिपेंड करता है। 10% कोचिंग है जो एक आपको सही गाइडेंस देती है, एक आपको बहुत जगह जहाँ अपनी एनर्जी डिविएट कर सकते हो वो सारी को कैंसल आउट करके आपको एक सही डायरेक्शन में आपको पाथ फॉलो करने के लिए वो बस कोचिंग करती है, बाकी और कोचिंग का कुछ रोल नहीं होता। द 6th पॉइंट इज स्टॉप एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ मिरेकल्स इन योर जर्नी। कुछ लोगों को लगता है अभी कम आ रहे, देखना कुछ ऐसा मिरेकल होगा, शायद मेरे मार्क्स अचानक से बढ़ जाएंगे और सब कुछ मेरा बदल जाएगा। मिरेकल कुछ नहीं होता। मिरेकल ये होगा कि आप धीरे धीरे हार्डवर्क करना चालू करोगे। पहले आपको पता नहीं चलेगा कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, आपको शायद 4-5 महीने बाद पता चलेगा कि आपने हर टेस्ट में 10-10, 20-20 मार्क्स बढ़ा के आपकी 300 की जर्नी को अपने 500 मार्क्स से जर्नी तक पहुंचा लिया है। तो मिरेकल इतना लंबा होता है कि आपको फील भी नहीं होगा कि एक्चुअली मिरेकल था कि आपकी हार्डवर्क थी। तो सडन आपके टेस्ट में कोई बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, सडन आपके साथ कुछ ऐसा होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाओगे, वो कभी कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लगता था मेरे फर्स्ट ईयर में कि ठीक है 11th में स्ट्रगल हो रहा है, 12th में सब कुछ बदल जाएगा, 12th में मार्क्स आना चालू हो जाएंगे, फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन भी हो जाएगा। 12th भी बीतता चला गया, 12th का दिवाली वैकेशन आ गया, ऑलमोस्ट 12th खत्म हो गया तो भी मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे। तब मुझे एक्चुअली रियलिटी चेक मिला कि ज़रूरी नहीं कि स्ट्रगलिंग के बाद हमेशा अच्छा टाइम आएगा। अगर तुम एक्चुअली सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम पूरे टाइम स्ट्रगल ही करते रह जाओगे। तो वही हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तब जाके रियलिटी चेक मिला। अब कुछ ना कुछ करके तो मिरेकल मुझे खुद ही लाना पड़ेगा। वो मिरेकल आया, पर मुझे पता भी नहीं चला एक्चुअली कहाँ मैं 300 मार्क्स 2 साल में स्कोर कर रहा था और कहाँ मेरे ड्रॉप ईयर में अचानक से 600 मार्क्स आने लग जाए। शांति से सोचता हूँ तो पता चलता है हर एक टेस्ट पे एनालिसिस किया था, हर एक टेस्ट पे मेहनत किया था, इसलिए 6-7 टेस्ट बाद ऑटोमेटिक मेरे मार्क्स आना चालू हो गए। तो स्टॉप एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ मिरेकल एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड एज मच एज यू कैन। द 7th पॉइंट इज नेवर एवर मग अप। नीट एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करो, बीट जेई, नेवर एवर ट्राई टू मग अप। जैसे मेरे साथ हुआ था जब मैं लॉकडाउन में, मेरा फर्स्ट लॉकडाउन पड़ा था, तब मेरा फर्स्ट नीट अटेम्प्ट भी था। तो लॉकडाउन में टीचर से ऑफलाइन मीटिंग नहीं हो पाती थी, सब ऑनलाइन व्हाट्सएप पे ही आते थे। सबने टीचर ने भी कहते था जो भी डाउट्स हो ऑफलाइन पूछना। जो मेरे कपल ऑफ टीचर्स थे जिनके साथ मैं कनेक्टेड था, बीटा स्कूल टीचर और कोई XYZ ट्यूशन टीचर। लेकिन होता क्या था कि हर एक डाउट में ना पूछने के बजाय कुछ डाउट्स को लर्न कर लेता था कि ये डाउट्स है, ये फॉर्मूला बना लेता हूँ, ये रट लेता हूँ, हो जाएगा काम। क्यों? क्योंकि हर बार आलस आता था कि वो टीचर को व्हाट्सअप करो, उसका रिप्लाई आए, इनकेस वो रिप्लाई में भी समझ ना आए तो उनको स्पेशली फ़ोन करो, वो लोग एक एक चीज़ सिखाए। मुझे बहुत टाइम वेस्ट लगता था और मैं इसलिए अपने कितने सारे डाउट्स पे वर्क नहीं किया। और एक्चुअली नीट वाले दिन कितने सारे क्वेश्चन थे जो मेरे डाउट्स होते थे वैसे ही क्वेश्चन आए थे, लेकिन जस्ट बिकॉज वो डाउट्स को मैंने मगअप किया था, मैं वो 3 घंटे एग्जाम प्रेशर में सब भूल गया था। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, वो 3 घंटे के एग्जाम प्रेशर में आप सब भूल जाओगे। तो अपने डाउट्स को एक्चुअली समझो, ऐसा समझो कि आप पता है। और इवन नीट वाले एग्जाम के दिन, चाहे पहला अटेम्प्ट हो चाहे दूसरा अटेम्प्ट हो, फॉर्मूले भी इंसान भूल जा रहा था। तो मैं हल्का हल्का डेरिवेशन भी सबका मुझे ऑलमोस्ट पता था, सारे फॉर्मूलेस का मैं पे फटाफट डिराइव करके श्योर हो जाता था हाँ कि फॉर्मूला एक्चुअली में यही है ना। क्योंकि कभी कभी स्क्वायर की जगह क्यूब हो जाना, क्यूब की जगह स्क्वायर हो जाना, ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर देता जिसकी वजह से मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे। तो फॉर्मूला भी एक्चुअली
तुम करेक्ट अप्लाई करे वो भी तुम्हें डाउट होने लगेगा अपने नीट के एग्जाम प्रेशर में 3 घंटे के। इसलिए हर एक छोटी सी चीज़ समझ के जाओ। एग्जाम्पल मानता हूँ रिटन वाली चीज़ होती है, मॉर्फोलॉजी हुआ, एनिमल किंगडम हुआ, प्लांट किंगडम हुआ, उसलिए उसको मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत है। लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं, माइंड मैप्स बनाते हैं, अपने वॉल्स पे चिपकाते हैं ताकि वो उसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन उसके अलावा जहाँ जहाँ लॉजिक है हर जगह अप्लाई करो। एंजाइम्स भी लर्न नहीं करो, एंजाइम भी ऐसे रटने की जरूरत नहीं। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं ग्लाइकोलिसिस में हेक्सोकाइनेस रट के जाता था, लेकिन अब मुझे पता चला कि कहीं भी एंजाइम में काइनेस वर्ड यूज़ हो रहा है, मतलब वहाँ पे एटीपी फॉर्म हो रही है, इसलिए वहाँ पे काइनेस यूज़ हो रहा है। ऐसे हर एक छोटी छोटी चीज़ का मतलब होता है। तो जस्ट वर्क ऑन ऑल दोज टेक्निकल डिटेल्स, तभी आपको पता चलेगा कि शायद आपको हर चीज़ रटन की भी जरूरत नहीं है और आप यहाँ से बहुत रिलैक्स होकर नीट का पेपर दोगे। नेक्स्ट थिंग इज गिव इंपॉर्टेंस टू ऑल द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी इतना सुने, लेकिन हम एनसीईआरटी को हर एक पार्ट को इंपॉर्टेंस उतनी देते हैं शायद नहीं। हम सिर्फ एनसीईआरटी के थियोरेटिकल जो चैप्टर है उसको सिर्फ इंपॉर्टेंस देते हैं। एनसीईआरटी के साइड में जो बॉक्सेस हैं, फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनिक देख लो, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हेलो अल्केन, हेलो अरीन, ये सब के साइड में जो बॉक्सेस दिए हुए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, आपको कभी नहीं पढ़ते होगे। बायोलॉजी की समरी आधे बच्चे नहीं पढ़ते। डायग्राम के नीचे जो डिटेल्स लिखा रहता है वो नहीं पढ़ते। केमिस्ट्री में मोस्ट अवॉइडेड है इंटेक्स क्वेश्चन, सॉल्ट एग्जाम्पल और एनसीईआरटी केमिस्ट्री की खुद की एक्सरसाइज इतने सारे क्वेश्चन भरे हुए हैं वो फुल अवॉइड किए जाते हैं। आपका फिजिक्स में देखा जाए तो पॉइंट्स टू पॉन्डर हुआ, आपकी समरी हुई, आपके इजी सॉल्ट एग्जांपल जो चैप्टर के बीच में दिए वो सब अवॉइडेड होता है। हमें एनसीईआरटी सुन के बस एक मिथ बैठा लिया कि हमें एनसीईआरटी की सिर्फ थियरी पढ़नी है। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा बड़ी बुक है, उसमें इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें आती है, आपको सबको कवर अप करना है। तो गिव इंपॉर्टेंस टू ऑल द पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी रेदर देन जस्ट द थियोरेटिकल पार्ट। द 9th पॉइंट इज गिव टाइम टू ऑल ऑफ योर हॉबीज। आपको सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है, आपको वीकेंड पे मूवीज भी देखना है, आपको वीकेंड पे कभी अपने दोस्तों के साथ घूमने भी चले जाना है। कभी कभी मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे पढ़ना बंद कर दो, सिर्फ जबरदस्ती पढ़ते मत रहो। मेरे साथ हुआ था फर्स्ट लॉकडाउन में कि मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही थी, मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा था, लेकिन फिर भी सोचा था मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे कोई और नीट एस्पिरेंट शायद पढ़ के मुझसे आगे निकल जाएगा, ये सोच के सिर्फ पूरे दिन बुक लेके बैठा ही रहता था। लेकिन फिर ड्रॉप ईयर में चेंज किया, जिस दिन मन नहीं करता था नहीं पढ़ता था। लेकिन ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा आपका हर ही दिन मन नहीं कर रहा था, आप पढ़ ही नहीं रहे हो। हफ्ते में ऐसा होता था एक आध दिन जब मेरा ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा मेंटल ब्रेकडाउन रहता था कि बिल्कुल नहीं पढ़ा, ज़रा फोकस नहीं कर पा रहा, पढ़ तो रहा हूँ पर चीज़ें लर्न नहीं हो रही। तो मम्मी भी कहती थी कि बुक बंद कर दे, रिलैक्स कर, जो अभी मन कर रहा है 1-2 घंटे वो कर, जब मेंटली फ्रेश हो जाएगा तब कुछ करना। और यस, डेली रूटीन एक्सरसाइज 2 दिन में 2 बार ज़रूर करो, तभी आपको ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा मेमोरी रिटेन प्रॉपर्टी आपको अपनी पता चलेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुनो सबकी बट करो अपने मन की। आपके नीट की जर्नी में बहुत ज़्यादा लोग आएंगे जो कुछ आपको चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे, लाइक तारीफ के आपके पुल बांधते रहेंगे। उनको भी पता है कि आपकी तारीफ आपको अपनी इतनी ज़्यादा नहीं सुननी कि आप अपने आप पे हार्डवर्क करना बंद कर दो। कुछ दोस्त होते हैं ना, वाह यार तू तो टॉप कर लेगा, तेरा तो पता है, ये वो मत सुनना। आपको पता कि आपका एबिलिटी क्या है। और कुछ ऐसे भी नेगेटिव लोग आएंगे जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते रहेंगे। आपके रिलेटिव्स कितने सारे आएंगे, कहेंगे कि नीट एग्जाम जब तक कोटा ना आ जाओ तब तक आपकी क्लियर नहीं होगी, नीट एग्जाम में तो इतना ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए रहता है, 4-4 ड्रॉप लगते हैं, फर्स्ट टाइम में तो कोई क्लियर ही नहीं कर सकता। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिना कोचिंग के, बिना कोटा जाए, घर पे बैठ के फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लेना 720 मार्क्स के साथ, तो वो भी पॉसिबल है। तो सबकी बस सुनो, सबको हाँ बोलो कि थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर एडवाइस। आपके मार्क्स वो सबको जवाब दे देंगे, आपको किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। और किसी की भी एडवाइस सुन के अपने दिमाग को पल्यूट करने की जरूरत नहीं है। नेवर एवर ट्राई टू पल्यूट दैट पॉजिटिव माइंडसेट जिसके साथ आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको ओवर कॉन्फिडेंट करने वाले भी लोग बहुत मिलेंगे, आपको अंडर कॉन्फिडेंट करने वाले भी लोग बहुत मिलेंगे। बट आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, वो आपके साथ हमेशा ट्रू रहेंगे। अगर वो आपकी जर्नी देखें तो आपको एक्चुअली बताएंगे हाँ तो इस समय सच में बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, तो तू ज़्यादा डिमोटिवेट मत हो, इतना भी तू नॉर्मल जाता रहे, तेरा नीट में हो जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स और ये टीचर कह रहे देन दे आर एक्चुअली टेलिंग यू द ट्रू। और अगर वो कह रहे हैं कि तू इतना, तुझे पता नहीं लग रहा है, तू बहुत पढ़ रहा है, हमें तो इतना कुछ दिख नहीं रहा, तू पढ़ रहा है, तेरे मार्क्स भी देख कैसे आ रहे, तो आप समझ जाओ कि ट्रू एडवाइस आपको दे रहे हैं। अदरवाइज सबकी बातें सुन के अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। सो दिस वर द पॉइंट, एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक। अगर आप इसमें से, आई नो बहुत सारे नीट एस्पिरेंट किसी ना किसी ट्रैप में तो फंसे होंगे, तो जस्ट कम आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस ट्रैप्स। और आपको पता चलेगा जब ये सब चीज़ों को आप अपनी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लोगे, अपने आजू बाजू टॉक्सिक लोगों के साथ उनकी ओपिनियन से आप जब पॉल्यूट नहीं होगे, तब आपकी नीट की जर्नी कहीं और ही पहुंच जाएगी। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।